अपनी महानतम रचना में आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट लिखा है, सर्वाश्वच संपदः सर्वोपाये परिग्रहेत, अर्थात एक कुशल राजा का दायित्व है कि वह सभी प्रकार से अर्थात साम दाम दंड भेद की नीति से प्रजा हेतु सभी संपत्तियों का ग्रहण करे। ऐसी ही नीतियों के बल पर राजनीति और शासन पर विश्व के सबसे अनुपम रचनाओं में से एक अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। परंतु विश्व को राजनीति और अर्थशास्त्र सिखाने वाले इसी देश को स्वतंत्रता के पश्चात संसाधन और अवसर होते हुए भी कुछ ऐसे लोग मिले जिनके कारण हमें 1991 आते आते अपने स्वर्ण भंडार गिरवी रखने पर विवश होना पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आज आपको अवगत कराऊंगा देश के कुछ ऐसे वित्त मंत्रियों से जिन्होंने कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऊंची उड़ान नहीं भरने दी और अपने निजी हितों के लिए पूरे देश की अस्मिता और अर्थव्यवस्था को ताक पर रखने में कोई हिचक नहीं दिखाई। तो अविलंब आरंभ करते हैं। कभी सोने की चिड़िया बोले जाने वाला भारत 1947 तक आते आते काफी पिछड़ चुका था, परंतु इसके बाद भी कुछ नहीं बिगड़ा था, क्योंकि भारत को जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था वह ऐसा था कि उसके बल पर वह अपने समकालीन देशों विशेषकर चीन, कोरिया, जापान, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी मीलों पीछे छोड़ सकता था। तो आखिर ऐसा क्या था कि जो भारत निर्धन होते हुए भी कई मायनों में स्वतंत्रता के समय अनेक देशों से आगे था, वह 1991 आते आते दिवालियेपन के क्षितिज पर आ खड़ा हुआ। इसका प्रमुख कारण है कुछ वित्त मंत्री जिन्होंने देश को ऐसा लूटा जिसका कोई हिसाब नहीं। आइए देखते हैं इन अवसरवादी व्यक्तियों को जिन्होंने देश से पहले अपनी पार्टी या अपने हित को प्राथमिकता दी। सर्वप्रथम इस सूची पे 5वें स्थान पर आते हैं जॉन मथाई। जब आरंभ किया ही है तो बात भी उन्हीं की करते हैं जिन्होंने इस पूरे सड़ांध की नींव रखी, जॉन मथाई। ये वही व्यक्ति हैं जिनके भांजे वर्गीस कुरियन ने दुग्ध क्रांति का श्रेय बटोरा था। देश के प्रथम रेलवे मंत्री होने के अलावा जॉन मथाई देश के प्रथम वित्त मंत्री भी थे। पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन, समाजवाद पर अत्यधिक ध्यान देना एवं एक सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भारत को अवनति के गर्त में धकेलने की नींव रखने वाले भी यही व्यक्ति थे। ये केवल 2 वर्ष के लिए वित्त मंत्री थे, पर उन 2 वर्षों में उन्होंने ऐसा रायता फैलाया कि उसका दुष्परिणाम भारत को अगले 41 वर्षों के लिए भुगतना पड़ा। जॉन मथाई को इसलिए त्यागपत्र नहीं देना पड़ा क्योंकि उनकी अलग प्राथमिकताएं थी, अपितु इसलिए देना पड़ा क्योंकि वे अपना पद किसी और को नहीं देना चाहते थे। चौथे स्थान पर आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो आवश्यक नहीं कि आपको दिखाया ही जाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह को लोग बोफोर्स घोटाला उजागर करने के लिए बहुत प्रशंसित करते हैं, और उनके बारे में तो चुनाव के समय एक नारा भी लगता था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। परंतु जितने मासूम वे दिखते थे उससे कहीं अधिक कुटिल थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। समाजवाद घोल के पीने वाले ये व्यक्ति भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के नाम पर उद्योगपतियों का जीना हराम कर देते थे, और भारत के उदारीकरण में सबसे बड़े बाधाओं में से एक थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अपने आप को एक कुशल वित्त मंत्री सिद्ध करने की जिद में इन्होंने धीरू भाई अंबानी तक को नहीं छोड़ा, और आखिरकार 1987 में अपने आप को वित्त मंत्रालय से हटवाकर ही माने। इस सूची में तीसरे स्थान पर अब आते हैं मोरारजी रणछोड़जी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में जितना बोले उतना कम पड़ेगा। ये भारतीय राजनीति के वो अनमोल रत्न हैं जिन्होंने पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक हर जगह भारत की नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत की प्रगति और इनमें हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। वो कैसे? जब ये प्रथम बार वित्त मंत्री बने तो भारत किसी तरह ले दे के समाजवाद की बैसाखियों पर भी आर्थिक प्रगति की राह पर चल रहा था, परंतु अपने राज्य बॉम्बे स्टेट में शराबबंदी का गोबर फैलाने के बाद इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में भी रायता फैलाया, और 1963 में भारतीय अर्थव्यवस्था महज 2% की वृद्धि से बढ़ने लगी। उस समय ना तो कोई कोरोना था,
ना कोई हिंदुत्व और ना कोई मोदी या भाजपा की सरकार। आप किसे दोष दोगे वामपंथियों? इसके अलावा जब 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो स्थिति को सुधारने के बजाय भारत को समाजवाद के गर्त में और धकेलने के लिए इस महोदय का योगदान अतुलनीय है। यदि भारत को 1991 में अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखने पर विवश होना पड़ा तो इसमें एक बड़ा हाथ मोरारजी देसाई का भी है, और यह तो मात्र प्रारंभ है। द्वितीय स्थान पर आते हैं पलानी अप्पन चिदम्बरम। पलानी अप्पन चिदम्बरम इस देश पर निस्संदेह एक बहुत बड़ा कलंक है, परंतु एक वित्त मंत्री के रूप में भी वे उतने ही बड़े कलंक थे। एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की खिचड़ी सरकार में बतौर वित्त मंत्री इन्होंने प्रथमतया इस जिम्मेदारी को संभाला था, परंतु इनके असली रंग तब सामने आए जब इन्होंने 2012 में पुनः वित्त मंत्रालय संभाला था। तब तक प्रणब मुखर्जी ने एक बनी बनाई अर्थव्यवस्था को पुनः गर्त में धकेल दिया था। कहने को मीडिया द्वारा पी चिदम्बरम को कांग्रेस सरकार का संकट मोचक बताया जाता था, परंतु उन्होंने स्थिति को संभालने के बजाय और बिगाड़ दिया। सब्सिडी होने के बावजूद गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूने लगे, डॉलर के मुकाबले रुपए गर्त में गिरने लगा, और पेट्रोल एवं डीजल की तो बात ही मत कीजिए सरकार। जब जनता इस चौतरफा महंगाई का विरोध करने लगी तो चिदम्बरम ने मानो जले पर नमक रगड़ते हुए कहा, इनके पास मिनरल वाटर और आइसक्रीम के लिए पैसे हैं, परंतु और आटा और तेल के लिए नहीं है। परंतु इस सूची में प्रथम स्थान पे आते हैं प्रणब मुखर्जी। यदि आपने एक अच्छा काम किया हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपके 99 गलत कार्यों पर पर्दा पड़ जाएगा, और प्रणब मुखर्जी का जीवन इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। चाहे इंदिरा गांधी का कार्यकाल हो या मनमोहन सिंह का, अपने निजी हित के पीछे इन्होंने राष्ट्रीय हित को सदैव ताक पर रखा। भले ही इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु एक वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी इस देश पर बहुत बड़ा कलंक रहे हैं। जब आपको एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था उपहार में मिले तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसे शिखर तक ले जाएं। पी चिदम्बरम ने कम से कम अपने प्रथम कार्यकाल में यदि कोई बड़ा वित्तीय सुधार नहीं किया तो कम से कम आर्थिक गतिविधियों में खलल भी नहीं डाली, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने इन दोनों ही क्षेत्रों में खूब रायता फैलाया। कभी लगभग 10% के पार जाने वाली आर्थिक वृद्धि इन्हीं की कृपा से लगभग 4.6% तक गिर गई। पॉलिसी पैरालिसिस का टर्म इन्हीं की देन थी। ऐसे अनेक नेता हैं जिन्होंने विभिन्न मंत्रालयों के सहारे हमारे देश को लज्जित किया, और इन्होंने हमारे देश को लूटने खसोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु अब समय आ चुका है कि इनके असली चेहरे और इनके काले करतूतों को सबके समक्ष उजागर करें, जिसके बिना हमारे देश की प्रगति यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होगी।